हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर साइंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। विज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया 2000 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम लोग साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जितनी भी NCERTs प्रोवाइड की गई है, जितने भी MCQs प्रोवाइड किए गए, जस्ट लाइक फिजिक्स के अलग हो गए, केमिस्ट्री के अलग हो गए, बायो के अलग हो गए, उन्हें आप ज़रूर से देखिएगा। साथ के साथ ही आपका एक रिवीजन पर्पस से हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो भी टॉपिक आए उसका एक कंप्लीट रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाए। ठीक है, सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, कंप्लीट कोर्सेज प्लस टेस्ट सीरीज़ आपका अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ के अंदर या कंप्लीट कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, चाहे वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो या फिर कॉमन सब्जेक्ट अपना पेडागोजी हो, ठीक है, तो उसकी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास जो है हेल्पफुल रहने वाली है। सो मैथ्स वाले स्टूडेंट भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित में से किस घटना के अनुप्रयोग के द्वारा होता है। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रकाश ऊर्जा को ऑप्टिकल फाइबर में जो संचरण किया जाता है, मतलब OFC केबल के बारे में हम सभी ने सुना है। ठीक है, जैसे हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, हमने ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, तो मोस्टली कनेक्शन अब किसके थ्रू होने लगा है, फाइबर केबल के थ्रू, क्योंकि फाइबर केबल में जो है सिग्नल का जो लॉस होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक हम लोगों को पता है, लॉस काफ़ी कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट सिग्नल को भेजा जाता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये करता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आप इसका एक बार से डिटेल देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। अच्छा, आपको ये चीज़ें ध्यान होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मृगमरीचिका क्या होती है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है हम लोग लाइट चैप्टर से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ इसको रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये घटना रहेगी, जिस पर जो है हमारा जो प्रकाश सिग्नल है वो किसी भी फाइबर केबल के अंदर भेजे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऑप्टिकल फाइबर संचरण की एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश के रूप में भेजा जाता है। क्लियर है। बाकी पूरा TIR आपको देखना है तो एक बार एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग पूरा TIR डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। निम्नलिखित में से एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो किस चीज़ से संबंधित होता है? क्या ये ट्रांसमिटिंग पावर से संबंधित है? दूसरा अवशोषित शक्ति से संबंधित है। तीसरा उत्सर्जक शक्ति से संबंधित है, या फिर ये रिफ्लेक्टिंग पावर से कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो एल्बिडो है ये रिफ्लेक्टिंग पावर से कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्ट होता है? आपने देखा होगा कि सूर्य से जितनी भी किरणें आ रही है ना, जस्ट एन एग्जांपल, सूर्य से जो किरणें आ रही है वो पृथ्वी पर आ रही है। पृथ्वी उसका कितना % वापस से परावर्तित कर पाता है, यानी कि कितना % वापस रिटर्न कर पाता है, वो ही यहाँ पर क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। ठीक है, तो एल्बिडो का NCERT के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है। आपने देखा होगा ना, NCERT में कोई भी फन फैक्ट होते हैं उनको इसे छोटे छोटे ब्लॉक में बनाकर भेजा जाता है, ब्लॉक में मेंशन किया जाता है, तो वही एल्बिडो के बारे में भी बात की गई है। देख सकते हैं किसी भी वस्तु पर पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो यहाँ पर कहा जाता है। इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़े पर दृष्टिपात किया जाए, मतलब जस्ट एक बोल सकते हैं एनालिसिस किया जाए, तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो है 30% यहाँ पर आता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 1 सेकेंड, क्लियर होती जा रही है चीज़ें आपको। देखो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे कि आपका हर एक पॉइंट जो है, यानी कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका जो थ्योरी है या फैक्ट है वो आपका यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, आंसर करिएगा। प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय यहाँ पर लेता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, हमको पता है 8 मिनट लगते हैं। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है 8 मिनट और कुछ 16 सेकेंड लगते हैं, है ना, 8 मिनट 16 सेकेंड और यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, 16.6 सेकेंड एग्जैक्ट अगर मैं वैल्यू बोलूँ, 8 मिनट 16.6 सेकेंड यहाँ पर लगते हैं, मतलब लगभग 500 सेकेंड्स हम लोग बोल सकते हैं। अभी हमसे मिनट में पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अच्छा, सूर्य के प्रकाश जो आता है पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगा रहा है, तो इन दोनों के यानी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका एक पॉइंट कवर हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो है
3 लाख जो है 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से आता है। तो टोटल टाइम यहाँ पर अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना लगेगा, लगभग जो है 8 मिनट आपके निकल कर आएंगे। वो या फॉर्मूला लगा दीजिए डिस्टेंस बाय स्पीड का, तो आपका यहाँ पर टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका वेग मैक्सिमम होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी। कॉस्मिक रेस ज़्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, लाइट, इलेक्ट्रॉन या फिर पराध्वनिक सुपरसोनिक वेव। तो इन सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो स्पीड होती है वो किसकी होती है, लाइट की होती है। लाइट सबसे तेज़ गति से यहाँ पर ट्रैवल करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसका डिटेल आप देख सकते हैं। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है ना, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसीलिए इन तरंगों के संचरण के लिए हमको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट लाइक प्रकाश जो है आपका निर्वात में भी ट्रैवल कर सकता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश जो है, लाइट जो है, ट्रैवल यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। यस, एक बार से इसको ध्यान से पढ़िए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आपने चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैंगनी प्रकाश से कम है। मतलब लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो बैंगनी प्रकाश से कम होगा। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आपको लग रहा है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, इसका सही होना चाहिए। देखो हम लोगों को पता है कि जो कलर्स होते हैं, बेजानी, हपी, नाला होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल, और इंग्लिश में बोलो तो विबग्योर होता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोले तो विबग्योर से आपने याद करा था जो हमारे रेनबो के कलर्स होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार के कंसेप्ट आते हैं कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका स्कैटरिंग ज़्यादा है, किसमें एनर्जी ज़्यादा है ना, ये किसमें क्या है, किसका कितना परसेंटेज रहता है, जिस तरह क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक तो नहीं, मतलब एक चीज़ याद रखनी है आपको बस। सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं लाल कलर की, मतलब इन सातों कलर में से सिर्फ रेड कलर के बारे में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ मतलब वही क्या बोला गया इसको हिंदी में, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सातों कलर में से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है वो किसकी होती है, अपने रेड कलर की या फिर लाल कलर की। कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाए तो 6500 से लेकर 7000 के बीच में अप्रोक्स वैल्यू है ये, है ना। 6500 एंगस्ट्रॉम लगभग आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई वेवलेंथ की। अब आप आ जाइए स्कैटरिंग के ऊपर, या फिर मैं इसको बोल दूँ तो प्रकीर्णन के ऊपर आ जाओ। देखो जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है ना, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे एक काम करो, इसको एक कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपकी ये वाली थ्योरी लगेगी। सिर्फ मतलब मैं आपको बताऊंगी 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और इसी टॉपिक में सिर्फ इन 3 चीज़ों से आप सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे, एक बार से इसको ध्यान रखो। स्कैटरिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन, आप विचलन बोल सकते हैं, आप बिखराव इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यदि वेवलेंथ ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा। अगर प्रकीर्णन कम होगा दैट मीन्स कि इसके अंदर पाई जाने वाली यानी कि इस कलर की जो ऊर्जा है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखनी है। वेवलेंथ ज़्यादा होगा, स्कैटरिंग कम होगी, स्कैटरिंग कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप लाल कलर से पीला कलर, हरा कलर, नीला कलर, जामुनी कलर, बैंगनी कलर की तरफ चलेंगे, वेवलेंथ क्या होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग बढ़ेगी, स्कैटरिंग बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना। आकाश का रंग नीला क्यों पाया जाता है, ये नीला क्यों पाया जाता है कि उसका जो तरंगदैर्घ्य है, उसका जो वेवलेंथ है वो कम होता है। वेवलेंथ कम होने की वजह से उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, बिखराव ज़्यादा होता है, इसीलिए आसमान आपको नीला यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये ही सारे कंसेप्ट आपके हर जगह प्रयोग होंगे। प्रिज्म से निकलने वाले 7 प्रकाश में से कौन सबसे ज़्यादा झुकाव दिखाई देगा, किसमें सबसे ज़्यादा झुकाव आपको दिखाई देगा, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वही ज़्यादा बिखरेगा। तो सबसे ज़्यादा झुकाव भी किसका होगा, बैंगनी का होगा। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है कि रेड कलर का जो है, लाल कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग कम होती है और एनर्जी भी कम होती है। इससे आप सातों कलर के कंसेप्ट बना सकते हैं। क्लियर है, स्टार्ट करें। लाल रंग का जो तरंगधैर्य है बैंगनी प्रकाश से कम होता है। वापस से मैं एक बार बेजानी हपी नाला लिख दूँ। लाल प्रकाश का तरंगधैर्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं, हमने तो देखा कि रेड कलर जो है उसका वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग है। हमको क्या करना था, 4 में से सिर्फ एक कथन को चुनना था। लाल प्रकाश का तरंगधैर्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। लाल प्रकाश का जो तरंगधैर्य है वो हरे प्रकाश से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या बोला गया है, लाल प्रकाश का जो तरंगधैर्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट हो गया। इसका वेवलेंथ जो है मैक्सिमम है ना हरे प्रकाश से। बैंगनी प्रकाश का जो तरंगधैर्य होता है हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये बैंगनी प्रकाश है। इसका वेवलेंथ ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं, इसका तो सबसे कम है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। बैंगनी प्रकाश का तरंगधैर्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, हमको पता है बैंगनी का सबसे कम है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो मतलब करेक्ट आंसर पूछा था, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस आप इस पॉइंट को लिख लीजिए या फिर ध्यान में रख लीजिए ताकि आगे के आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका वेवलेंथ स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो। जैसे बैंगनी प्रकाश है, इसका जो स्पेक्ट्रम है, इसकी जो वेवलेंथ आती है वो आती है 4000 से 4240 एंगस्ट्रॉम। नीला जो प्रकाश होता है इसका जो वेवलेंथ होता है 4240 से 4912 होता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की साइड आते जा रहे हैं स्पेक्ट्रम में, जैसे बेजानी हपी नाला की बात करें तो लाल प्रकाश पर आते आते दृश्य प्रकाश में ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हरे प्रकाश का 6870 से 7000 दे रखा है, पीले का 5750 से 5850 दे रखा है, ऑरेंज का 5850 से 6470 और रेड कलर का 6470 से 7000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर दे रखा है। दैट मीन्स कि लाल प्रकाश का जो तरंगधैर्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 सेकेंड, एक बार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। ग्लास प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के फैलाव के दौरान स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे ज़्यादा झुकता है। वही वाली बात हो रही है, बेजानी हपी नाला वाली। ठीक है, क्या बोला है, ग्लास प्रिज्म है, मतलब प्रिज्म से अगर मैं श्वेत प्रकाश यानी कि सनलाइट को गुजारूँ तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, जस्ट लाइक बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एंड लाल। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन झुकेगा, सबसे अधिक वही झुकेगा जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका है, बैंगनी का। क्योंकि अभी जस्ट हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि जिसका तरंगधैर्य ज़्यादा होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है, बिखराव होता है, वो कम होता है। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, बैंगनी का है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। बैंगनी ऑप्शन में है क्या, वायलेट ऑप्शन में है क्या, ये रहा। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज़, इसका आप डिटेल देख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम यहाँ पर कहा जाता है। अधिक तरंगधैर्य वाले प्रकाश अर्थात लाल रंग का विचलन सबसे कम और कम तरंगधैर्य वाला जो प्रकाश है यानी कि जो बैंगनी है उसका विचलन सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाहट के लिए जिम्मेदार है। और मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्विंकलिंग होती है स्टार की, उसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यहाँ पर कौन है। ये प्रतिबिंब की वजह से होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका अपवर्तन होता है, उसका डिस्पर्शन या फैलाव होता है, या फिर टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट केमिस्ट्री की क्लास में आपने देख ही लिया, कोलाइडी सॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, कोलाइडी विलियन में हम लोग जस्ट लाइक टिंडल इफेक्ट और उसको ब्राउनी इफेक्ट वगैरह की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट है नहीं। आपने देखा होगा साइंस का जो हम लोगों ने 20 तारीख वाला पेपर कंप्लीट किया था उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि तारों की टिमटिमाहट के पीछे का कारण क्या है। तो हमने देखा था इसका अपवर्तन है, क्योंकि एक किरण जो प्रकाश जो है तारों से निकलने वाला प्रकाश है कई सारे माध्यमों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंखों में कभी तारे की चमक एकदम बहुत
बोलते हैं ना, कभी एकदम टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, कभी एकदम सा ब्लर्ड सा दिखाई देता है। तो ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से यहाँ पर होता है। ठीक है, डायग्राम आपने देखा ही था, एक किरण वास्तविक होती है, एक आभासी किरण आपकी आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से आपको जो है तारे जो है टिमटिमाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो होता है कि जहाँ से प्रकाश आया वो उसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, डिस्पर्शन मतलब उस कलर का क्या हो जाएगा? फैलाव हो जाएगा। तो ये घटना तो किसकी है? रिफ्रैक्शन की घटना है। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक बार से डिटेल देख सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम यहाँ पर कहा जाता है। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश यानी कि लाल रंग का विचलन कम और बैंगनी जो होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये रहा इसका ये वाला देखो आप। ठीक है, तारों के प्रकाश, तारों के क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर रहे थे। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश जो है, जैसे कि कोई भी किरण आई तो वो क्या हो रहा है? अपने माध्यम की ओर झुक रही है, दूर हट रही है। तो ये चीज़ होती रहती है बार बार। वो क्या रहता है? प्रकाश जो है निरंतर यहाँ पर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें अलग अलग घनत्व की होती है। जब तारों से प्रकाश चलता है तो विभिन्न परतों में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। अतः अस्थिर वायु की परतों के साथ साथ विभिन्न स्थितियों एवं समय अंतराल में अपवर्तन होने के कारण आपको तारे कभी टिमटिमाते हुए, चमकीले या फिर कभी धुंधले यहाँ पर प्रतीत होते हैं। तो यही होती है आपके प्रकाश के अपवर्तन की घटना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं? तो आपको पता है 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो होते हैं प्राइमरी कलर्स होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस RGB आप याद कर लो, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, लाल, हरा एंड नीला। ठीक है, ये आपके प्राइमरी कलर्स हो गए। प्रकाश के वे रंग जिन्हें समान अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। और सेकेंडरी कलर्स कौन होते हैं? जैसे लाइक पीला हो गया, मैजेंटा हो गया, सियान हो गया, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी कलर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। चयनात्मक बिखराव जो है किसके कारण होता है? सिलेक्टिव जो स्कैटरिंग होती है वो किसके कारण होती है? मतलब प्रकाश का जो बिखराव हो रहा है वायुमंडल के अंदर वो किसके कारण हो रहा है? गैसेस के कारण, धूल के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के कारण, हाइड्रोस्कोपिक नाभिक के कारण, या इन सभी के कारण हो रहा है? तो बेसिकली जो बिखराव होता है, स्कैटरिंग होता है, वायुमंडल में कई सारे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो है प्रकाश का जो है यहाँ पर बिखराव होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कुछ प्रकाश किरणें एक विशेष तरंगदैर्घ्य यानी कि रे लाइट स्कैटरिंग को बिखेरने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो जाती है तो वायु के अणु आकार में छोटे होते हैं और इस तरह कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश तरंगे, यानी कि जो कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा, जैसे बैंगनी हो गया, नीला हो गया, जामुनी हो गया, ये आसानी से बिखरने में प्रभावी हो जाते हैं। इसी कारण स्वच्छ आकाश में आपको जो है आकाश जो है आपको नीले कलर का यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके पीछे का एक रीज़न क्या हो गया? डस्ट पार्टिकल्स हो गए, क्योंकि वायु के अणु जो है छोटे छोटे आकार के होते हैं और इस तरह कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश तरंगे जो है आसानी से इसको बिखेर देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकी परिघटना यहाँ पर जिम्मेदार हो सकती है? मतलब वही इंद्रधनुष बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, डिस्पर्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो आपने देखा है कि जब भी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इंद्रधनुष में जो है किसकी वजह से इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो एक तो डिस्पर्शन हो गया, परिक्षेपण की घटना हो गई, है ना, दूसरा आपका रिफ्रैक्शन हो गया और तीसरा हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इन तीनों ही वजह से जो है हमें क्या दिखाई देता है? आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। चलिए एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। आंसर क्या करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। एक बार से इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, मतलब इन 3 रीज़न की वजह से आपको इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सनलाइट आ रही है। ठीक है, ये आ गई आपकी सनलाइट यहाँ से। अब ये क्या हो रहा है? ये आपकी वाटर ड्रॉप है, ये पानी की एक बड़ी बूंद है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपको रेनबो दिखाई देगा। वाइट लाइट फ्रॉम दी सन, सन से श्वेत प्रकाश वाइट लाइट आती है। जैसे ही ये इस वाटर ड्रॉप जो है, पानी की बूंद है, इसकी सरफेस पर गई, इसका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी घटना इन तीनों में से कोई भी एक दे दे या तीनों दे दे, तो तीनों ही आपका आंसर है। जैसे ही वाटर ड्रॉप इसकी सरफेस पर गई है ना, लाइट जो है इसकी सरफेस पर गई, अपवर्तन होना स्टार्ट हो गया, रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया। रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये कलर जो है 7 अलग अलग कलर में इसका क्या हो गया, विचलन हो गया, मतलब कि बिखराव हो गया। ठीक है, ये 7 कलर बेजानी, हपी, नाला, विबग्योर में डिवाइड हो गया। जैसे ये घटना हुई, ये वाटर ड्रॉप की फिर सरफेस से टकराया ये 7 कलर्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग समझते हैं जैसे कि एक घटना ऐसी होती है अपवर्तन की, जहाँ पर इस अपवर्तनांक जो ये कोण है, इस कोण की वैल्यू इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि जहाँ से किरण आई है वो वापस क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। क्योंकि यूजुअली अपवर्तन की घटना में क्या होता है, जैसे ये किरण आ रही है, ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर हमने थोड़ा सा इस एंगल को यदि इंक्रीज़ किया तो थोड़ी और झुकेगी, थोड़ी और झुकेगी, ऐसे करके ये 90 डिग्री पर चली जाएगी, मतलब क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण पर चली जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं इसकी वैल्यू को इतना इंक्रीज़ कर दूंगी, अपवर्तन कोण को इतना इंक्रीज़ कर दूंगी कि किरण जहाँ से आई है वहीं पर वापस चली जाएगी। तो यही घटना क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना कहलाती है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना कहलाती है। तो जैसे ही रेनबो आया, मतलब रेनबो क्या, वाइट लाइट आई, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ, मतलब अपने माध्यम में थोड़ा सा ही विचलित हो गई, जैसे इसको जाना था वैसे ना जाते हुए अपने माध्यम से थोड़ा सा विचलित हो गई। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, डिस्पर्शन की घटना हुई, मतलब प्रकाश जो है यहाँ पर फैल गया, 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और जिस माध्यम से प्रकाश आया था उसी माध्यम से यहाँ पर लौट गया। और यहाँ पर आप खड़े हुए थे, जिसको वाइट लाइट ना दिखाई देते हुए आपको कलर जो है 7 अलग अलग भागों में डिवाइड होता हुआ दिखाई दिया। तो ये होती है आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना। यहाँ से स्टार्ट होता है वॉयलेट, है ना, ये जामुनी, इस तरीके से आपका चलता रहेगा, इंडिगो, ऐसे करके रेड कलर तक पहुँचेंगे। ये कलर क्या होंगे, आपकी आंखों तक आते आते बिखर जाते, फिर से इसका प्रकीर्णन, बिखराव हो जाता है, इसलिए आपको ये कलर बहुत कम दिखाई देते हैं रेनबो के अंदर, ऊपर के कलर ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका आप थ्योरी देखना चाहें तो आप इसका एक बार थ्योरी देख सकते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष जो है हमेशा क्या होता है, सूर्य की विपरीत दिशा में। यदि आप सूर्य की साइड पीठ करके बैठे हुए हैं तो आप इजीली जो है इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित जल की गोलीय सूक्ष्म बिंदुओं के द्वारा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के संयुक्त प्रभाव की घटना है। आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति व्यवहार करती है। हर एक बूंद जो है छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगी, यानी कि वो वाइट लाइट को जो है 7 अलग अलग कलर्स में स्कैटर कर देगी। सूर्य की श्वेत किरणों को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित कर देती है। अंत में जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित कर देती है। इस प्रकार इसके विभिन्न रंग हमको दिखाई देते हैं। सामान्यतः दिन में सूर्य की ओर पीठ करके या फिर किसी वाटरफॉल या झरने के समीप आप बैठे हुए हैं तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें पाई जाती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है किसके अंदर पाई जाएगी। इसका आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अभी आपको वापस से वही कहानी याद करनी है, रेड कलर वाली, इतना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल में से केवल हम लोग रेड के पास चलेंगे। ठीक है, या फिर लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, रेड कलर की हम लोग बात करें। अभी रेड कलर में हमने क्या देखा था, रेड कलर की बात करते हैं। वेवलेंथ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगी, स्कैटरिंग कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। मतलब यहाँ पर जो है जैसे जैसे इधर आते जाओगे वेवलेंथ कम होती जाएगी, स्पेक्ट्रम बढ़ता जाएगा और एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, तो उच्चतम ऊर्जा किस में होती है, नीले प्रकाश में। जो सबसे इधर होगा मतलब उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा बैंगनी के अंदर होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। बैंगनी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। जामुनी है क्या, जामुनी भी नहीं है। नीला कलर है क्या, हाँ नीला कलर है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा नीले कलर में होगी। हरे प्रकाश में उससे कम होगी, पीले प्रकाश में उससे भी कम होगी और सबसे कम किस में होगी, रेड कलर में होगी। ठीक है, तो बस यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम और एनर्जी किसकी, रेड कलर की। और इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इवन रेनबो वाले, प्रिज्म वाले, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का जल जो है नीला क्यों दिखाई देता है, सबके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए, इसका एक कंसेप्ट भी है इसके पीछे। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार E इज इक्वल टू एच म्यू होता है ना, और इनकी वैल्यू हो जाती है C बाय लैम्डा, जहाँ पर H आपका प्लांक कांस्टेंट है, V इसकी फ्रिक्वेंसी है, और C जो है आपका प्रकाश का वेग है। विबग्योर के अनुसार दिए हुए विकर्णों में नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, इसीलिए इसका जो बिखराव है, इसका जो प्रकीर्णन है या फिर इसकी जो ऊर्जा है वो सबसे मैक्सिमम यहाँ पर रहेगी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। 2 स्टेटमेंट है और 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। मतलब हमने क्या देखना चाह रहे हैं, प्रकाश का जो दृश्य स्पेक्ट्रम में, मतलब दृश्य मतलब जो विजिबल आंखों से देखा जा सकता है, जस्ट लाइक वे जानी हपी नाला जो 7 कलर्स है। ठीक है, इनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। इसमें दृश्य स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो लाल प्रकाश जो है हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। ये कहना चाह रहा है कि लाल प्रकाश में ज़्यादा एनर्जी होती है, और अभी जस्ट हम लोग पढ़कर आए कि लाल रंग जो है इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें सबसे कम एनर्जी होती है। दैट मीन्स ये नेगेटिव है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो हरे प्रकाश के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है। मतलब ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है। कहाँ पर लिखी हुई है ये चीज़? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ए गलत है, परंतु आर स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वही वाली चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई, यहाँ पर पूरा डिटेल में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, यदि मैजेंटा और पीले रंग के वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो इससे बनने वाला रंग जो है लाल कलर होगा। यदि सियान और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो इसमें जो प्रतिच्छेदी रंग होगा वो यहाँ पर नीला होगा। तो क्या हमें कलर कॉम्बिनेशन पता है? अभी आपने जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन किया था, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, RGB। यदि इन तीनों को निश्चित अनुपात में मिलाऊँ, रेड ग्रीन ब्लू में, तो मुझे श्वेत प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने सेकेंडरी कलर्स भी देखे थे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप इसका डायग्राम चाहें तो देख सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, यदि मैजेंटा और हम लोग किसको मिलाएं, वाइट कलर बोला था आई थिंक। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, स्टेटमेंट 1 की। यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्तों को मिलाया जाए, ठीक है, ये रहा मैजेंटा, ये रहा मैजेंटा, और येलो कलर के 2 वृत्तों को यहाँ पर मिलाया गया है। क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ से पढ़ लो सबसे पहले, फिर डायग्राम देख लेंगे। यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदी कलर आपको रेड कलर प्राप्त होगा। सही बात है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको रेड कलर प्राप्त होगा। और यदि सियान और मैजेंटा एक दूसरे को कट करते, प्रतिच्छेद करते, इंटरसेक्ट करते हैं तो नीले कलर की प्राप्ति आपको होती है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है, और कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू देखना है तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैजेंटा रेड पूछा था और सियान और येलो का पूछा था। ठीक है, तो ग्रीन आपको प्राप्त हो गया, ब्लू आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर देखिएगा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट क्या होते हैं, मतलब उसका जो मार्जिनल स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है। मार्जिनल स्पेक्ट्रम मतलब जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ से एंडिंग होती है। तो बैंगनी से शुरुआत होती है और लाल पर एंडिंग होती है, बेजानी हपी नाला। ठीक है, तो बैंगनी और लाल जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि सीमांत जो वर्णपट होते हैं वो क्या होते हैं, बैंगनी और लाल होते हैं। ठीक है, बैंगनी और लाल आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। इंद्रधनुष के कलर का सही रंग आपको निकालना है। बेजानी हपी नाला से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल। ठीक है, तो इंद्रधनुष के कलर यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इस साइड एंड होते हैं। तो बैंगनी ऑप्शन में है। ठीक है, ये रहा बैंगनी, पर इसके बाद हरा आएगा। ठीक है, मतलब सारे कलर नहीं दे रखे, मतलब कोई भी 3, बट वो लाइन से होना चाहिए, सीरिएशन में होना चाहिए। बैंगनी के बाद हरा आ गया और हरे के बाद इन्होंने नीला दे दिया, मतलब रिवर्स आ गए, मतलब ये इनकरेक्ट है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, नीला आएगा। ठीक है, ये रहा नीला, फिर आपका हरा आ रहा है, फिर बैंगनी आ रहा है, मतलब इसने फिर रिवर्स कर दिया, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले नीला बोल रहा है, ये रहा नीला, फिर आपका पीला बोल रहा है, फिर हरा बोल रहा है, मतलब फिर रिवर्स हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबसे पहले नीला, सही बात है, फिर हरा और फिर पीला। यस, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। 7 कलर्स में से 3 दे रखे, तीनों को आपको अरेंज करना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा।
वातावरण में प्रकाश का विसरण जो है निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? CO2 की वजह से, धूलकण की वजह से, हीलियम की वजह से, या इनमें से कोई कारण यहाँ पर सही नहीं है। प्रकाश का जो विसरण होता है, प्रकाश का जो बिखराव होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा था डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है, धूल की वजह से होता है ना। प्रकाश इसी वजह से फैला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप रीज़न यहाँ पर एक बार से देख सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। इसके सारे आपको यहाँ पर जितने भी प्रयोग हैं वो भी बता रखे कि आप कहाँ कहाँ पर जो इसका प्रयोग कर सकते हैं CO2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग बार बार रेड कलर, वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम, एनर्जी की बात करें, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन आपके सामने 4 कथन है, 4 कथन और 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से कौन से 2 कथन करेक्ट होंगे? पहला दूसरा करेक्ट होगा, तीसरा और पहला करेक्ट होगा, दूसरा चौथा करेक्ट होगा, तीसरा या चौथा, मतलब 2 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है। आपको क्या बताना है? कौन से 2 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, कौन से 2 करेक्ट है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पढ़िए, चारों ऑप्शंस पढ़िए और आंसर करिए। चलिए, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य से कहीं अधिक होता है, मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है ना। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, ठीक है, इसका प्रकीर्णन कम होगा। इसने क्या बोला है? दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है लघु तरंगदैर्घ्य से कहीं अधिक होगा। ये तो गलत बात होगी, क्योंकि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ कर आए हैं। तो जिसका वेवलेंथ, यानी कि अगर रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका प्रकीर्णन लघु से कैसे ज़्यादा हो सकता है? उसका प्रकीर्णन तो कम होगा ना। तो ये वाला क्या हो गया? आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 टाइम होती है। मतलब अगर मैं जल में, यानी कि यहाँ पर मेरे पास वाटर भरा हुआ है, ठीक है, एक बक्सा है, उसके अंदर वाटर, या फिर ऐसे ही समझ लो कि समुद्र है। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, पानी भरा हुआ है समुद्र में। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या करा, लाइट को गुजारा। तो इसकी जो स्पीड होगी निर्वात में, मतलब जहाँ पर बिल्कुल कोई हवा कुछ भी नहीं है, निर्वात में अगर मैं लाइट गुजारूँ तो इसका 0.95 टाइम्स होती है। तो ये अपन कैलकुलेट करके देख लेंगे। हालांकि ये चीज़ गलत है, 0.95 नहीं होती है, 75% माना जाता है, यानी कि 0.75 गुना होती है। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है? रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूसेस बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट के ऑसिलेशन से ये उत्पन्न होती है, उनके दोलायमान से उत्पन्न होती है। बिल्कुल होती है, तो ये सही स्टेटमेंट है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर में परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। जो भी ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स होती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए डॉपलर इफेक्ट के अंदर जो शॉर्ट रेडियो वेव्स है उनका प्रयोग किया जाता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अब अपन ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रहा है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका जो स्पेक्ट्रम में उसका जो बिखराव होगा वो सबसे हम लोग बोल सकते हैं कम रहेगा, जैसे रेड कलर। इसीलिए तो आपने देखा है कि खतरे के निशान जो होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, या फिर कोई दूरी की चीज़ आपको देखना होती है तो मोस्टली उसको रेड कलर से लिखा जाता है, क्योंकि रेड कलर जो है आपको दूर से दिखाई देता है, क्योंकि उसका बिखराव नहीं होता है। राइट, तो यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी कि जिसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घ होगी या ज़्यादा होगी उसका जो यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम में उसका जो प्रकीर्णन है, उसकी जो स्कैटरिंग है ना, वेवलेंथ ज़्यादा होगा, स्कैटरिंग कम होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। और ऑप्शन नंबर 1 में उल्टा बोल रखा था कि उसका प्रकीर्णन भी ज़्यादा होगा, तो वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन को यहाँ से देखिएगा। जल में दृश्य प्रकाश की गति 2.25 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इस गति से ये करता है। आपको कांच में प्रकाश की गति, जल में प्रकाश की गति, हवा में प्रकाश की गति और निर्वात में प्रकाश की गति, चारों चीज़ों की वैल्यू याद होनी चाहिए। 2 अभी आपके सामने है, 2 अभी हम लोग अपकमिंग क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? जल में जो प्रकाश की गति होती है 2.25 × 10⁻² होती है, और निर्वात में जो होती है 3 × 10⁸ होती है। तो स्पष्ट ये हो गया कि जल में दृश्य प्रकाश की जो गति है, जल में दृश्य प्रकाश की जो गति है, निर्वात में जो दृश्य प्रकाश की गति है उसका कितना हो जाएगा? 0.75 गुना हो जाएगा। और क्वेश्चन में कितना बोला था?
0.95 गुना बोला था, इसलिए ये नेगेटिव हो गया, यानी कि ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, सी सही है और डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। कुछ कथन है आपके सामने, उन पर विचार आपको करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है स्थलीय तापन, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और फोर्थ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपको बताना है कि मृगमरीचिका जो है वो किस कारण से बनती है। कुछ नेचुरल फिनोमिनन आपके सामने रखे गए, 4 स्टेटमेंट है ना। मृगमरीचिका जो है, मतलब आपने देखा है ना कि रेगिस्तान में आप जाते हैं तो आपको आगे दिखाई देता है, आगे थोड़ी दूरी पर पानी है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी होगी, चीज़ें वहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी हुई हिलती हुई दिखाई देती है, बड़ी बड़ी दिखाई देती है, थोड़ी हिलती हुई दिखाई देती है। साथ ही यदि आप देखें तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ सामने कोई पेड़ है। ठीक है, तो आपको उल्टा दिखाई देता है, आपको लग रहा है कि सामने कहीं पानी होगा, इसलिए उस पानी में उस पेड़ की प्रतिबिंब, पेड़ की इमेज यहाँ पर बन रही है। तो ये मृगमरीचिका के पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है, एक तो स्थलीय तापन हो सकता है क्योंकि रेगिस्तान में जो है रेत काफ़ी गर्म हो जाती है, तो वहाँ पर टेरेस्ट्रियल हीटिंग हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हीटिंग एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो, टेरेस्ट्रियल हीटिंग आपको पता ही है कि रेगिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी पड़ेगी तो जो रेत है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, रेत आपने देखा है, रेत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि ऊपर का टेम्परेचर जो है नीचे के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, आपका एक विरल माध्यम बन जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो जब भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार वो अपने माध्यम से थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक है, इस प्रकार की आपने अपवर्तन की घटना पढ़ी है। तो यही रीज़न है किसके पीछे, मृगमरीचिका के पीछे। तो आप चाहे तो एक बार इस रीज़न को पढ़ें। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मृगमरीचिका एक प्रकार का वायुमंडल दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेषक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य प्रकार के विरूपण को देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक को भ्रम हो जाता है कि वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक आश्चर्यजनक प्रभाव है जो कि आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में आपको दिखाई देगा। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु परतें बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है तब वह क्या हो जाएगा, तब ये माध्यम कैसा हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और ऊपर की जो ठंडी हवा है ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश जो हवा की परतों से अपवर्तित होकर यहाँ पर आता है त्यों अभिलंब का आधिकारिक रूप विचलित होता जाता है। जैसे जैसे अभिलंब यहाँ पर विचलित होता जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आने वाली किरणें हैं वो विचलित होती जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी और प्रकाश जैसे आया था वो विचलित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसीलिए आपको जो है पानी यहाँ पर दिखाई देता है रेगिस्तान में दूरी पर, है ना। वृक्ष आपको ऐसा लगता है कि सामने पानी है, वृक्ष की उल्टी इमेज आपको उसके अंदर दिखाई दे रही है ना। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, प्रकाश का अपवर्तन है, टेरेस्ट्रियल हीटिंग है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। एक बार मैं छोटी सी चीज़ आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने देखा था कि जो फाइबर केबल्स हैं, है ना, इनके अंदर जो प्रकाश सिग्नल भेजा जाता है, लाइट सिग्नल भेजा जाता है, ये क्योंकि इसमें जो डिस्टोर्शन है, जो सिग्नल में जो नुकसान होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये किस पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। यानी कि जो OFC केबल्स है ये किस पर काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की घटना कब होती है, जब प्रिज्म से आप 7 कलर्स का क्या करते हैं, बिखराव करते हैं, यानी कि जो प्रकाश का बिखराव होता है। तारे जो है किस वजह से टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देते हैं। रेनबो में किस प्रकार की घटना पाई जाती है, रेनबो जो दिखाई देता है उसके पीछे के रीज़न क्या क्या है, एक तो प्रकाश का अपवर्तन है, फिर हमने देखा था कि प्रकाश का बिखराव भी होता है ना, प्रकाश बिखर जाता है 7 कलर्स में और फिर वो वापस जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस चला जाता है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना है। अभी आप जो मरीचिका के बारे में देख रहे हो, मृगमरीचिका के बारे में देख रहे हो, तो मरीचिका में क्या होता है, तापन होता है, अपवर्तन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जब भी कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, डेंस टू रेयर जाता है, तो वो क्या करता है, अपने माध्यम की ओर झुकता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जैसा प्रकाश आया है उसी माध्यम में वो वापस लौट जाता है। तो ये होती है आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर करिए। देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी से एक सिक्के को देखता है, मतलब एक बाल्टी भरी हुई है, इसमें एक सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्के को देखता है तो वो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है, मतलब उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखेगा। बिल्कुल सही बात है ना। ये भी अपवर्तन की घटना है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु जो है अपने, जैसे कि आपने देखा होगा ना, पेंसिल भी आपको थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी, जैसे सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अपवर्तन हुआ है, मतलब किरण जो है माध्यम से थोड़ा सा विचलित हो गई है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक पद से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा हुआ दिखाई देता है। तो ये भी किसकी घटना है, अपवर्तन की घटना है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप चाहे तो इसका एक बार से थ्योरी पढ़ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये क्लास 10th में लाइट चैप्टर है, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में दिया हुआ है, तो उसी से सारे क्वेश्चन हैं ये आपके। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण कितने से घूम जाएगी, है ना। दर्पण को अगर हम लोग जो है थीटा से घुमा रहे हैं तो परावर्तित किरण जो है कितने से घूम जाएगी, 2 थीटा से, क्योंकि हमेशा इंटू 2 होता है। लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्या कुछ याद आ रहा है इस चीज़ को देखकर? ये चीज़ हमने कहाँ पर पढ़ी थी? जब हम लोग लाइट चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने शुरुआत करी थी प्रकाश के परावर्तन से। तो हमने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है। जो आ रहा है और जो किरण जा रही है उसके बीच में जो एंगल बना है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये बीच का अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल के अंदर पाए जाते हैं, तीनों एक ही तल पर प्रेजेंट है। तो ये परावर्तन की 2 शर्तें हैं, है ना। इसीलिए किसी दर्पण को यदि मैं थीटा कोण से घुमाती हूँ, अगर मैंने किसी दर्पण को यहाँ पर थीटा कोण से घुमाया, है ना, तो आने वाली जो आपतित किरण है वो भी घूम जाएगी। अगर आपतित किरण थीटा कोण से घूमी है तो परावर्तित किरण कितने से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से यहाँ पर घूम जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब किरण का जो कोण है 2 इंटू वस्तु किरण के कोण के इक्वल होता है, मतलब हमेशा उसका दुगुना होता है कि हमेशा उसका ट्वाइस होता है। ये तो आपसे से बिल्कुल एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा था। अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, वो कैसा बनता है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जब किसी दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पर घुमाया जाता है, जब किसी दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पर घुमाया जाता है तो बताइए परावर्तित किरण कितने पर घूम जाएगी, तो 2 इंटू 90 डिग्री से घूम जाएगी, यानी कि वो 180 से घूम जाएगी। अगर किसी दर्पण को 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन किया गया है, 45 डिग्री एंगल घुमा दिया गया है, तो परावर्तित किरण जो है कितने पर घूम जाएगी, 45 इंटू 2, मतलब 90 डिग्री से घूम जाएगी। तो बस ये आपका फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन 45, 90, 180 कितना भी रख दे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थीटा से घुमाया मतलब आपने यहाँ पर थीटा से घुमाया, और यानी कि 45 से घुमाया, 90 से घुमाया, तो इसका ट्वाइस आप कर देना, ठीक है। थीटा कोण से घुमाते तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा से घूम जाएगी। क्लियर है? चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है, जल से कांच में जाता है, वायु से जल में जाता है, या फिर वायु से कांच के अंदर जाता है, ठीक है। तो कब ये वाली घटना यहाँ पर संपन्न होती है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है? देखो TIR अभी हमने देखा कि वो क्या करेगा, सघन माध्यम से डेंस टू रेयर जाएगा, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। अब आप इसमें से देखिए कि सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में समझने वाला। देखो यहाँ पर अगर आप देखिए तो कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप ये तो नहीं बोल सकते कि हीरा सघन है, कांच विरल है, जल सघन है, कांच विरल है, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है कंपैरिजन वाली होना चाहिए कि हीरे और कांच में से जो है सघन कौन होगा और विरल यहाँ पर कौन होगा, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करके डिस्कस करना हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप सोचिए कि आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है आंसर क्या होना चाहिए? सघन से विरल में जाने पर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर इन चारों में से किस में होगा? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर होगा। अब कैसे होगा? डायमंड और हीरे में से सबसे ज़्यादा सघन यहाँ पर कौन है, डेंस यहाँ पर कौन है? डायमंड है, ठीक है।
अब आगे बात करें, वाटर और ग्लास में से ज़्यादा डेंस यहाँ पर कौन है? वाटर और ग्लास में से ज़्यादा डेंस आपका ग्लास हो जाएगा। मतलब ये वाली चीज़ हो रही है विरल से सघन में जाने वाली, ठीक है। एयर और वाटर में से ज़्यादा डेंस आपका कौन है? वाटर है। मतलब यहाँ पर जो प्रकाश जाएगा वो विरल से सघन में जाएगा, ठीक है। एयर और ग्लास में से ज़्यादा सघन कौन है? ग्लास ज़्यादा सघन है। मतलब अगेन यहाँ पर विरल से सघन में जाने की बात हो रही है, ठीक है। विरल मतलब आप ऐसा एक कंसेप्ट याद रख लो, विरल का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्रकाश बहुत ईजीली जा सकता है, ठीक है। तो इन तीनों अगर मैं वाटर, एयर और एक और क्या दे रखा है आपको? ग्लास। वाटर, एयर और ग्लास का कंपैरिजन करूँ तो ज़्यादा दिक्कत प्रकाश को जाने में कहाँ पर आएगी? कांच के अंदर आएगी, ठीक है। क्योंकि इसका जो है, इसकी जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है ग्लास के अंदर, वो सबसे कम होती है बजाय एयर के, बजाय वाटर के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। क्योंकि एयर और वाटर में से ज़्यादा डेंस कौन होगा? वाटर ज़्यादा डेंस हो जाएगा। एयर और ग्लास में से ज़्यादा डेंस कौन होगा? ग्लास ज़्यादा डेंस होगा, क्योंकि प्रकाश को जाने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ वाटर और ग्लास का, तो ज़्यादा डेंस यहाँ पर कौन होगा? ग्लास होगा, क्योंकि ग्लास को जाने में ज़्यादा समय यहाँ पर लगेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आपसे पूछा था कि सघन से विरल में जाने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। तो हीरा आपका सघन है, हीरे में जाने में प्रकाश को ज़्यादा समय लगेगा बजाय किसके? ग्लास के। तो यहाँ पर ग्लास आपका क्या हो गया? विरल हो गया। और डायमंड आपका क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। डायमंड टू ग्लास आपका हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब चाहे तो एक बार से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना को यहाँ पर देख सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सेकेंड, देख लीजिए, एक बार से इसको देख लीजिए। जो मैंने अभी तक आपको बताया वही सारा इसमें लिखा हुआ भी होगा। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण जो है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। अपवर्तन के कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो है अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है ना। जैसे जैसे हम लोग इस एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फिर और क्या कर रहे हैं हम लोग? अपवर्तन कोण का मान और इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इतना इंक्रीज़ कर दिया कि जहाँ से किरण आई थी वो वापस वहीं पर चली गई। तो ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई आपतित किरण दोनों माध्यम के सीमा पृष्ठ पर इस प्रकार से आपतित होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो इस दिशा में अपवर्तित किरण पुनः सघन माध्यम से ही लौट जाती है। अर्थात आपतित किरण परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरा अपने अंदर के फलकों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, इसीलिए आपको वो बार बार चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या पूछा हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर जो है एक एंडोस्कोप का प्रयोग करता है, ठीक है, करते होंगे, ठीक है। अब ये जो है किस प्रिंसिपल पर कार्य कर रहा है? बेसिकली आपने देखा है जैसे पेट को देखने के लिए, पेट में कोई गड़बड़ हो रही है उसको देखने के लिए, है ना, डॉक्टर के पास एक एंडोस्कोप होता है। तो ये भी किस पर कार्य करता है? प्रकाश के अपवर्तन पर, अपवर्तन पर, परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर या फिर वर्ण विक्षेपण के ऊपर। तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना है, यानी कि यहाँ पर जो सिग्नल को लाइट के फॉर्म में भेजा जाता है ना, ताकि शरीर में हो रही जो भी विकृति है उसको डायरेक्टली बिल्कुल एक्यूरेटली चेक किया जा सके, है ना। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जाता है ना। इसका ज्ञान हमें आंखों के द्वारा प्राप्त होता है। तो शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोप का प्रयोग यहाँ पर करता है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यहाँ पर कार्य करता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी? ग्लास के अंदर, जल के अंदर, निर्वात के अंदर या फिर एयर के अंदर। ये वो क्वेश्चन आ गया सघन से विरल में जाने वाले का, थोड़ा सा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो प्रकाश सबसे ज़्यादा जो है किसमें गति करेगा? निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज गति से जा सकता है। सबसे कम यहाँ पर क्या होगा? वाटर होगा, एयर होगा या फिर ग्लास होगा? तो देखो ग्लास में सबसे कम गति इसकी रहेगी, कांच में सबसे कम रहेगी। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कांच का, निर्वात का, ठीक है, जल का और वायु का, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होगी 3 लाख किलोमीटर या फिर 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। उसके बाद वायु में आपकी रहेगी 2.5
फिर जल में रहेगी, जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था 0.75 गुना आपने निकाला था निर्वात का जल से, और कांच के अंदर कितना रहेगा 2 रहेगा। मतलब प्रकाश को कांच में जाने पर सबसे ज़्यादा समय लगेगा, तो कांच यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस हो गया, ठीक है, और निर्वात जो है सबसे ज़्यादा विरल आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे सघन से विरल हम लोग निकालते हैं जब दो चीज़ों का कंपेयर किया जाए कि निर्वात और कांच में, ठीक है, ये आपको अच्छे से दिख रहा है, निर्वात और कांच में, निर्वात और कांच में सबसे ज़्यादा डेंस कौन है, तो कांच सबसे ज़्यादा डेंस है। कांच और जल में ये लिखा हुआ है हमने वायु, ठीक है, वायु और जल में सबसे ज़्यादा डेंस कौन होगा, तो जल ज़्यादा डेंस होगा, क्योंकि प्रकाश को यहाँ पर जाने में समय लग रहा है। तो इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कौन ज़्यादा सघन है और कौन ज़्यादा विरल है। अगर मैं कंपेयर कर लूँ वायु और कांच का, ठीक है, तो वायु और कांच में सबसे ज़्यादा डेंस कौन है, कांच सबसे ज़्यादा डेंस है, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे करके आप कंपैरिजन करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। प्रकाश किसको ज़्यादा अवशोषित करता है। आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि हम लोगों को कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रकाश को हम लोग परावर्तित कर देते हैं उसी कलर की हमको कोई भी चीज़ दिखाई देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आसमान, आपको धरती पर बैठे हो तो आसमान आपको नीला दिखाई देगा, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में हो तो आपको काला दिखाई देगा, है ना। तो यही घटना है, इसके पीछे का रीज़न भी आपका यही होता है, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश के पौधों के द्वारा जो है किस प्रकार का अवशोषण किया जाएगा, नीले और लाल रंग का अवशोषण कर लिया जाता है, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं देते हैं, है ना। हरे कलर को ये परावर्तित कर देते हैं, इसलिए मोस्टली पत्तियाँ जो है आपको हरे कलर की दिखाई देती है। ये चीज़ यहाँ पर उसके वर्णक पर भी डिपेंड करती है ना, क्लोरोफिल पर भी डिपेंड करती है। तो इस सिचुएशन को आप देख लीजिए, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम लाल और नीले प्रकाश के तरंगों में होती है। वैसे ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश अवशोषित करने वाला वर्णक यहाँ पर क्या है। प्रकाश को जो अवशोषित कर रहा है वो वर्णक यहाँ पर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें कि ये हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल तो कई तरीके के पाए जाते हैं, कुछ अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं जो कि प्रकाश को अवशोषित करते हैं। जैसे कि हरी तरंगों की जो पत्तियाँ हैं, हरी तरंगे जो हैं पत्तियों के द्वारा न्यूनतम मात्रा में अवशोषित होती है ना। मतलब पत्तियाँ जो है हरे कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो उसको क्या कर देती है, वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस से परावर्तित कर देती है। इसीलिए हमको पत्तियाँ जो है हरे कलर की यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। पत्तियाँ प्रकाश के अन्य सभी रंगों को तो अवशोषित कर लेती है और हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती है, इसीलिए पत्तियाँ आपको हरे कलर की दिखाई देगी। सभी प्रकार के क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करने वाले तत्व जल में अविलय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। विलयन में ये प्रतिदीप्त प्रकाश प्रदर्शित करते हैं। क्लोरोफिल ए नीला हरा तथा क्लोरोफिल बी जो है पीले हरे कलर का होता है। इनके द्वारा प्रकाश का सबसे अधिक अवशोषण किसमें होता है, नीले बैंगनी तथा लाल क्षेत्र के अंदर होता है। मतलब ये इस कलर को जो है ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी सबको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वोल्टी सेल क्या होता है। सोलर सेल होता है, थर्मल सेल होता है, सल्फर सेल होता है, मोलर सेल होता है। तो प्रकाश वोल्टी सेल अपने आप में क्या कहलाता है, सोलर सेल होता है। अब इसके पीछे की भी घटना को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करने की एक घटना है। एक सेकेंड, ठीक है, इसको पढ़िए। प्रकाश वोल्टी सेल जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करने वाला प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश वोल्टी सेल है, जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देता है। इसमें क्वार्ट्ज अथवा कांच का एक बल्ब पाया जाता है, जिसके भीतर जो है क्षारीय धातु यानी कि सोडियम पोटेशियम का पतला लेप किया जाता है। यह परत कैथोड का कार्य करेगी तथा प्रकाश सुग्राही होता है, मतलब प्रकाश इसके अंदर आ सकता है। बल्ब के बीच में धातु का एक वृत्ताकार तार लगा होता है जो कि एनोड का कार्य करता है, और सोलर सेल जो है इसी प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पर कार्य करता है। चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। मतलब आप मिनिमम कितनी डिस्टेंस पर अगर आपकी आंखों से वस्तु रखिए तो आप उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। जिस लाइक आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, तो वो लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
दर्पण और लेंस वाले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, मैं बाइक से जा रही हूँ, मैं स्कूटी से जा रही हूँ, मैं कार से जा रही हूँ, मुझे देखना है कि मेरे पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मुझे एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि मुझे टर्न लेना है, मुझे मोड़ लेना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। तो मैं पीछे वाहन देखने के लिए जो साइड मिरर होता है उसका प्रयोग करूंगी। साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है, क्योंकि मुझे देखना है पीछे कितने वाहन आ रहे हैं। मान लो पीछे से बड़ा सा एक डंपर ट्रक आ रहा है, पीछे से एक कार भी आ रही है, पीछे से एक बाइक भी आ रही है, तो मुझे ये सारी चीज़ें छोटे से कांच के अंदर दिखाई दे, तो मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इंग्लिश में थोड़े से गलत लिख दिए, आप हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने हिंदी में प्लेन लिख दिया था इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कार के पीछे से आने वाले यातायात को, मतलब बड़ी वस्तुओं को छोटा देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब चाहे तो उसका डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, इसके नाम देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण को उन्नोत्तर दर्पण भी बोला जाता है, अभिसारी कॉन्वेक्स दर्पण भी बोला जाता है। ठीक है, इसको एनहेंस भी बोला जाता है, मतलब एडवांस भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ों को क्या करता है, इस तरीके से एनहेंस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण, उन्नोत्तर दर्पण, अभिसारी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र का वस्तुओं से एक छोटा प्रतिबिंब बनाकर दिया जाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग वाहनों में पीछे से आने वाले यातायात को देखने में किया जाता है। एक दर्पण जिससे काफ़ी अधिक चौड़े क्षेत्र को देखा जाता है क्या कहलाता है, मतलब मैं क्या चाहती हूँ, एक बड़े से क्षेत्र को इस छोटे से मिरर के अंदर देखना। इस छोटे से मिरर के अंदर मैं इतने बड़े क्षेत्र को देखना चाहती हूँ, तो मैं किसका प्रयोग करूँगी, उन्नोत्तर दर्पण का, जिसको एडवांस मिरर भी बोला जाता है, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, उन्नोत्तर दर्पण करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समान समतल दर्पणों के मध्य रखने पर किस प्रकार का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा। प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है, इसको अगर मैंने दो समतल दर्पण के बीच में बराबर की डिस्टेंस पर रखा तो मुझे कितने प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में, जस्ट लाइक एक मूवी आई थी सलमान खान की, उसमें भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है हीरो और विलेन की जो फाइट होती है मोस्टली ऐसी जगह होती है जहाँ पर हीरो जो है विलेन को कई सारी इमेजेस में देख पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हीरो कहाँ पर खड़ा हुआ है ना। तो वो यही वाला कंसेप्ट है। जब भी प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो उस पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत प्रतिबिंब यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। अब इसके पीछे का कंसेप्ट समझ रहे हो आप लोग कैसे होता है। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में यदि प्रकाश का एक बिंदु स्रोत को रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। मतलब थे तो दो ही, समझ रहे हो, थे तो दो ही समतल दर्पण, यहाँ पर सेंटर में वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी लाइट जो है यहाँ पर गई तो इससे एक प्रतिबिंब कहीं और बना, फिर इससे कहीं एक और बना, इससे कहीं एक और बना, सेम एज इट इज़ इससे कहीं और बना। तो ये चीज़ क्या चलती रहती है, ये चीज़ यहाँ पर चलती रहती है। ठीक है, तो अनंत प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएंगे। अब फॉर्मूला देखना चाहें तो दो दर्पणों के मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n = 360 डिग्री बाय थीटा होता है ना। कोई भी दर्पण हो, अगर मैं समांतर दर्पण की बात करूँ तो समांतर दर्पण में जो कोण बनता है, समांतर दर्पण के मध्य का जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री का बनता है। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देती हूँ। 360 थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। किसी भी संख्या के बटे में यदि 0 रहता है, डिवाइड में 0 रहता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसीलिए प्रतिबिंब आपको कितने दिखाई देते हैं, अनंत प्रतिबिंब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प।
यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFL। इसी का प्रयोग करते हैं आप लोग। एक प्रकार का फ्लोरोसेंट लैंप है, इससे विद्युत ऊर्जा की बचत होती है और अधिक प्रकाश आप इससे कम ऊर्जा का व्यय करें, आप ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा प्रकाश, कंपेरेटिवली फिलामेंट बल्ब आप प्राप्त कर सकते हैं। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन के कारण। तो क्या आंसर आपका करेक्ट होगा? प्रकाश जो है आकाश जो है नीला दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? बिखराव के कारण, यानी स्कैटरिंग के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चूँकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए बैंगनी और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, उनका बिखराव ज़्यादा होगा, इसीलिए आसमान आपको नीला दिखाई देता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि आपने देखा है तो पानी तो कलरलेस होता है, फिर आपको समुद्र नीला क्यों दिखाई दे रहा है? उसका पानी ब्लू होता है क्या? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि उसकी गहराई ज़्यादा है क्या? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है ना? जल का नीला कलर होता है या जल की ऊपरी सतह के कारण? क्या आंसर करेक्ट होगा? बी इज करेक्ट। एक तो प्रकाश का रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर हो रहा है, और साथ ही स्कैटरिंग हो रही है, प्रकाश के जो कण है उसका बिखराव यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, एक तो प्रकाश का प्रकीर्णन होना, प्रकाश का बिखराव हो जाता है। इसके साथ ही सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो नीला प्रकाश जो है प्रकीर्णित होकर चारों ओर फैल जाता है, इसीलिए आपको जल जो है नीला यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। रोगियों के दांतों को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? देखो, अभी हमने देखा था वाहनों में हम लोगों को क्या करनी है, बड़ी चीज़ों को छोटा देखना है, तो हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे? उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहे थे। अब डॉक्टर को जो है दांत देखना है, दांतों में बहुत सारी कैविटी है, बहुत सारी गंदगी है, तो उसको थोड़ा बड़ा करके देखना है कि एक्चुअल में गंदगी क्या है, तो उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे दाढ़ी करने वाले, हजामत करने वाले नाई जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ताकि आपके दाढ़ी के जो छोटे छोटे बाल हैं वो उनको बड़े दिखाई दे और वो इजीली उसको कट कर सके। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? जिसको मायोपिया होता है या जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, उसको पास की जो वस्तुएं होती है वो तो बहुत अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो नज़दीक स्थित वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से देख पाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देनी। ठीक है, तो इसका आप डिटेल देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने पास की वस्तुओं को तो देख लेता है, लेकिन निश्चित दूरी से अधिक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, इसीलिए उसके लेंस में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आप डिटेल और देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया जिसको बोला जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको दूर किया जा सकता है। इस दोष में क्या होता है? नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने पर या कार्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है ना? अतः आपको पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, तो इसीलिए यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको एक कथन बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से कौन सा है, इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मृग तृष्णा एक प्रकार का प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। सही बात है ना? गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दी जाती है बजाय गाढ़े रंग के कपड़ों के। ये भी बिल्कुल सही है। सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि चीज़ें आपको बड़ी दिखाई दे। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं तो हम लोग बड़ी मैग्नीफाई करके उसको देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। डी क्या बोल रहा है? एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले के इलाज में किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। कॉनकेव मतलब कि अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आपको क्या बताना था? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सही है। मृग तृष्णा जो होती है, मरीचिका जो होती है, वो तापन, अपवर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना है। सर्च लाइट में आप अवतल दर्पण का प्रयोग करें ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी दिखाई दे। गर्मी के दिनों में आप वाइट कलर के, लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं, क्योंकि काला कलर या डार्क कलर जो होते हैं वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसीलिए डिनाई किया जाता है कि आप गर्मी में ब्लैक कलर के कपड़े पहने ना, ठीक है, ना पहन कर जाएँ कहीं। ठीक है, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मृग मरीचिका किसका एक कारण यहाँ पर है? व्यतिकरण का, विवर्तन का, ध्रुवण का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना है। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मृगतृष्णा किसकी घटना है? साबुन पानी की परतों का जो रंग होता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है? आकाश का नीला कलर क्यों दिखाई देता है? प्रिज्म से प्राप्त वर्णक्रम जो स्पेक्ट्रम होता है 7 कलर्स का, बेजानी, हपी, नाला, विबग्योर वाला, वो किसकी घटना है? ठीक है, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा मिराज जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना है, तो इसका कोड 1 हो गया। साबुन पानी की परतों का जमना व्यतिकरण की घटना है। आकाश का नीलाकरण प्रकाश के बिखराव के कारण होता है, अपने प्रकीर्णन स्कैटरिंग की घटना है। और प्रिज्म का जो कलर है वो वर्ण विक्षेपण की घटना है। मतलब 1 2 3 4 कोड होगा। 1 2 3 4 कोड कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती है? मतलब स्नायु उद्वेग में, मतलब एट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई द इलेक्ट्रिक वेव कन्वर्ट इनटू इम्पल्स लिगामेंट। इम्पल्स लिगामेंट में कहाँ पर कन्वर्ट होती है? रेटिना पर जाकर ये कन्वर्ट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। एक बार से आप इसका डिटेल देख लीजिए। क्लास 10th की ही NCERT में हमने आपको आई का जो चैप्टर है, क्योंकि आई एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें आई की संरचना क्या होती है और आंखें जो है किस तरीके से कार्य करती है उसके बारे में एक शॉर्ट पॉइंट दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि 10th में ही पूछा हुआ है। मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। मानव नेत्र जो एक कैमरा की भांति कार्य करता है, जिसमें एक उत्तल लेंस निकाय होता है जो नेत्र के अंदर एक प्रकाश उग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, इसे जिसमें विशाल संख्या में प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती है, जिसमें से लाइट आ सकती है। इसे शलाका, रोड तथा शंकु कोशिकाएं होती है, जो तंत्रिका, विद्युत तंत्रिका स्पंद उत्पन्न करके प्रकाश की तीव्रता तथा वर्णों पर क्या करती है? अनुक्रिया यहाँ पर देती है। ठीक है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। अब कैसे होती है? क्योंकि आप सभी को बताया कि डायोप्टर लेंस का मात्रक है और धूप के चश्मे की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लगा कर देख सकते हैं। धूप के चश्मे की फोकस दूरी अनंत होगी, 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए लेंस की जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो उसका जो स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन, बिखराव जो है वो सबसे कम होगा। बिखराव कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के निशान के रूप में हम लोग जो है रेड कलर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आपने रीज़न। प्रकीर्णन दर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तरंगदैर्घ्य के, लैम्डा के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो अभी हम लोग देख कर आए थे 8 मिनट लगते हैं, लेकिन ऑप्शन में सेकंड है। ठीक है, तो हमने देखा था 8 मिनट और 16.6 सेकंड कुछ लगते हैं, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 × 60 कर लेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 480 सेकंड तो ये हो गए, 16 सेकंड ये हो गए, तो ये कितने हो गए? 496 सेकंड यहाँ पर हो गए। तो लगभग 500 सेकंड हम लोग बोल सकते हैं। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि 500 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, इसका डिटेल देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। वही डिस्टेंस की बात हो रही है। सूर्य की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। एक वर्ष में चली गई दूरी 9.5 × 10⁻13 होती है। इसी को अपन लाइट ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय यहाँ पर लगता है। और सूर्य जो है पृथ्वी के निकट का स्थित का तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्न विकिरण प्रकारों में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? विजिबल रेज में, एक्स रेज में, अल्ट्रावायलेट रेज में या फिर इंफ्रारेड रेज में? सर्वाधिक ऊर्जा मतलब कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, यानी कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आपके सातों कलर्स आ जाएंगे, जिसको आप देख सकते हो। अब एक्सरे हो गया, अब ऑप्शंस अलग अलग हैं। एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाएगी? जिसकी ऊर्जा जो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाएगी? जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। इन चारों में से सबसे कम वेवलेंथ किसका है? एक्सरे का है। तो सर्वाधिक एनर्जी भी इसमें ही पाई जाएगी। 10⁻⁻8 का होता है इसके अंदर। इसका स्पेक्ट्रम आप देख लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के अनुसार किसी भी विकिरण की ऊर्जा उस विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः उच्च आवृत्ति एवं निम्न तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण की ऊर्जा जो है यहाँ पर अधिक हो जाएगी। E = hν होता है ना, यानी कि hc/λ हो जाएगा। इस समीकरण के आधार पर उच्च तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगे हैं जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा
उसका जो प्रकाश है, उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। एक्सरे का तरंगदैर्घ्य परिसर सबसे कम होता है, 10⁻10 से 10⁻8 मीटर का होता है, इसीलिए जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तरंगदैर्घ्य परिसर आप गामा का देखें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में एक्सरे था, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस था, दृश्य विजिबल स्पेक्ट्रम था और अवरक्त विकिरणें था। मतलब इन चारों में से सबसे कम ऊर्जा जो है किसकी होगी, इसकी होगी। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो गया। बाकी आप तरंगदैर्घ्य इसका देख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू देख सकते हैं। गामा की 10⁻13 से 10⁻10 की होती है, एक्सरे की 10⁻10 से 10⁻8 की होती है। फिर धीरे धीरे आप नीचे जाते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, 10⁻8 से -7, -7 से -4 इंटू 10⁻7 से 7.8 इंटू 10⁻7 का, अवरक्त का 7.8 इंटू 10⁻10 से 10⁻3 का। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ये वैल्यू यहाँ पर क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। एनर्जी रिड्यूस होगी, एनर्जी कम होगी, तो इन चारों में से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, इसी की होगी। तो ऑप्शन नंबर जो था आपका एक्स विकिरण वाला वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा था, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखिएगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए। मतलब मैं अपनी इमेज को दर्पण में देखना चाहती हूँ, तो दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, दर्पण की ऊंचाई यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। देखो आप बस एक चीज़ याद रखो कि आपकी जितनी हाइट है उसका आधा अगर दर्पण है तो आप खुद को पूरा ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। मान लो आप पूरा रेडी होकर गए और आपको देखना है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। आपने पूरे मस्त वाले जूते, सैंडल, है ना, हील वगैरह पहन रखी है, आपने अच्छे से शूज़ पहन रखे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि मेरी ड्रेस के ऊपर मेरे जूते जम रहे कि नहीं जम रहे, है ना, मेरी ज्वेलरी के ऊपर या मेरी हेयर स्टाइल के ऊपर मेरे शूज़ मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। तो मतलब आपको पूरा खुद को ऊपर से नीचे तक देखना है। तो आपका समतल दर्पण जो है, आपका मिरर जो है, आपकी हाइट का कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, तो आप खुद को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम होगा तो आप नहीं देख पाएंगे। मतलब आपकी हाइट जो है 2 मीटर है, 1.5 मीटर है, जितनी भी है, तो मिरर उसका आधा होना चाहिए। मतलब 1 मीटर का मिरर होगा, अगर 2 मीटर के आप हैं, मतलब एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इतना नहीं होता है, 2 मीटर के आप हैं तो मिरर जो है 1 मीटर का होना चाहिए, यानी कि वस्तु की ऊंचाई का आधा मिरर आपको यहाँ पर लगेगा। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कैसे आधा क्यों चाहिए, उसके पीछे का रीज़न भी हमारे पास है ना, कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा मिरर होना चाहिए, क्योंकि समतल दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो है दर्पण के सामने रखी हुई है। मतलब ये दर्पण है, आप जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आ रहा है या फिर उससे दूर जा रहा है, तो उसका अपना प्रतिबिंब दुगनी चाल से पास आता हुआ या फिर दूर जाता हुआ दिखाई देगा। समतल दर्पण की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई का आधा। ठीक है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 मीटर का एक व्यक्ति है, ठीक है, 1.50 मीटर का एक व्यक्ति है, अगर उसको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसको दर्पण की ऊंचाई कितनी रखनी पड़ेगी, हाफ रखनी पड़ेगी, यानी कि 0.75 मीटर रखनी पड़ेगी। 1.5 मीटर का आधा कितना होता है, 0.75 मीटर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए फ्यूज़ वायर क्या होता है, अब थोड़े लाइट वाले क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब थोड़े हम लोग यहाँ पर ये बल्ब, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। फ्यूज़ वायर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत के रासायनिक प्रभाव के ऊपर, यांत्रिक प्रभाव के ऊपर, ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर या फिर चुंबकीय प्रभाव के ऊपर। तो फ्यूज़ जो है ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर यहाँ पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, आप एक बार से इसका प्रिंसिपल समझ लीजिए, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट समझ लो, ताकि 1-2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डायरेक्टली इससे सॉल्व हो जाएंगे। फ्यूज़ का जो सिद्धांत है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर काम करता है। टीन और सीसा का बना होता है फ्यूज़ वायर, मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें 6% और 40% का इसका रेशियो रहता है। ये निम्न द्रवणांक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार है, जिसका द्रवणांक जो है या फिर गलनांक पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है और रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, जिसका प्रयोग मुख्य विद्युत प्रतिष्ठापन को क्षतिग्रस्त, मतलब हमारे जो घर में जितने भी डिवाइसेस लग रहे हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए किया जाता है। किसी कारणवश यदि उच्च धारा प्रवाहित हो गई तो तार यहाँ पर जो होगा फ्यूज़ वायर से होकर जाएगी कोई भी, क्योंकि परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फ्यूज़ वायर लगाएंगे।
जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो मेरा तार यहाँ पर क्या होगा, गल जाएगा। निम्न द्रवणांक होता है, निम्न गलनांक पॉइंट होता है, तो तार इजीली गल जाएगा और विद्युत सर्किट जो है आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब धारा इधर से इधर नहीं जा सकती है ना। यही रासायनिक क्रिया का इससे कोई भी संबंध नहीं है, जबकि यह सिद्धांत यांत्रिक और चुंबकीय से भी काफ़ी अलग है। ये क्यों दे रखा है, क्योंकि ऑप्शंस में आपके 4 पॉइंट है ना। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है क्या, नहीं। यांत्रिक प्रभाव पर नहीं, चुंबकीय प्रभाव पर नहीं, ये केवल ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पर ये कार्य करता है, क्योंकि जैसे ही तेज सप्लाई आती है, वोल्टेज बहुत हाई आ जाता है, तो ये वायर क्या होता है, फ्यूज वायर ब्रेक हो जाता है बीच में से और सप्लाई को इधर से उधर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से हमारे डिवाइसेस बच जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग इस क्लास को कवर कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को यहाँ पर शेयर करिएगा, ताकि हमारी जो 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो पाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए रख लीजिए, ये आप बताएंगे मुझे नेक्स्ट सेशन के अंदर आंसर करके, या तो यहीं पर आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सिक्वेंस इन इंक्रीजिंग पावर कंजप्शंस, निम्नलिखित में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी इसके बाद 6 PM पर आपका CDP का सेशन रहेगा, उसमें आप सभी आइएगा, उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साइंस से रिलेटेड भी बातचीत होगी, और उसके बाद जो है आपका साइंस का सेशन रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पेडागोजी की क्लासेस चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर जो है ऐप पर जाकर पेडागोजी की क्लासेस भी विजिट कर सकते हैं, ओके। सेशन को कवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।